नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। साल 1947 में मिली आज़ादी और बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था, लेकिन 1947 में ही पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया गया और ये कब्जा अब तक कायम है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस स्थान को आतंकवादी कैंपों के तौर पर इस्तेमाल करती रही है और भारत विरोधी गतिविधियां इसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके से अंजाम दी जाती रही हैं और इसकी रणनीति भी यहीं से बनती रही है। इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान शासित कश्मीर के तौर पर कहा जाता रहा है आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन भारत इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है क्योंकि यह भारत का हिस्सा है, ऐसा भारत मानता है। सन 1947 से पहले केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख भी हरि सिंह की रियासत, महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। उससे पहले यह ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। सन 1935 में अंग्रेजों ने इसके एक हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था, लेकिन आज़ादी मिलते ही अंग्रेज सरकार ने उस लीज को रद्द कर दिया। महाराजा हरि सिंह को पूरा कश्मीर लौटा दिया था। गिलगिट और बाल्टिस्तान के विलय के बाद महाराजा हरि सिंह के लोकल कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी और गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद घोषित कर लिया। कमांडर के विद्रोह को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में विलय को मंजूरी दे दी, लेकिन करीब 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानी सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा था और ये पूरा इलाका पीओके कहलाता है। 1947 में जिस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे 2 भागों में बांट दिया गया, गिलगिट और बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये कहलाने लगा, जो कि वास्तव में पाक अधिकृत कश्मीर है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। साल 1989 से लेकर 1991 तक भारत के कब्जे वाले कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन्हें वहां से निर्वासित किया जाने के जो क्रूर कृत्य है उसे कौन भूल सकता है। आज ये मुद्दा एक बार फिर उठा, जिसे संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने पीओके को नेहरू की गलती बताया, उनकी कूटनीतिक और रणनीतिक गलती बताया, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मंथन में आज सवाल है ये कि क्या वाकई पीओके नेहरू की गलती थी क्या? ये बड़ा सवाल आज हम उठाएंगे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर से जुड़े 2 बिल प्रस्तुत किए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर वो जवाब दे रहे थे। इस दौरान कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, लोकसभा के अंदर, और उन्होंने कहा कि पीओके जो बना, जो भारत के हाथ से उसका अपना हिस्सा, अपना जो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो निकल गया, उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिक्र करते हुए शाह ने मुद्दे को एक अलग तरीके से, एक अलग मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस का जो रवैया रहा वो देश हित में नहीं लगता है। शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। पूरा कश्मीर हाथ में आए बिना उन्होंने सीज फायर कर लिया था, यानी युद्ध विराम कर लिया था, वरना ये आज भारत का हिस्सा होता। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बन गया, वरना ये तो भारत का ही हिस्सा था। गृह मंत्री ने कहा
कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन में ले जाना गलती थी। उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया था। नेहरू ने कांग्रेस समेत विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी, इसमें भड़कने की जरूरत नहीं है। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया, जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं और शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। वो उस समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता। उस समय और कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही सुझाव दिया था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने भी अमित शाह पर जवाब देते हुए कहा कि आज नेहरू नहीं है, इसलिए बीजेपी पुराने मामलों को उठा रही। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या वाकई पीओके नेहरू जी की गलती थी? नेहरू जी के किसी भी फैसले की उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानकारी क्या नहीं होती थी? अगर होती थी तो फिर क्या यह फैसला सिर्फ नेहरू जी का था? क्या पटेल इसमें शामिल नहीं थे? पीओके को हासिल करने के मौके क्या बीजेपी सरकार में नहीं आए? क्या बीजेपी की जो सरकारें रही या जनता पार्टी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, क्या इसको वापस पाने के मौके तब नहीं आए? चाहे कारगिल युद्ध हो या चाहे जितने भी इस तरीके के मौके आए हों। अभी हाल में इसी सरकार में अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, तो क्या तब मौके नहीं थे? ये सवाल भी उठाए गए। और अगर हाँ तो फिर पीओके को बीजेपी के राज में वापस भारत में क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल भी उठा रहा है विपक्ष, जबकि साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी और भारत के पास कारगिल वार में पीओके को वापस लेने का पूरा मौका था। साल 2014 से 2023 तक कई बार भारत पाकिस्तान के बीच झड़पें और युद्ध जैसे हालात बने। बालाकोट में एयर स्ट्राइक तक हुई, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने पीओके को वापस भारत लेने की कोशिश क्या की? ये सवाल उठाया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी सिर्फ नेहरू को पीओके के लिए जिम्मेदार क्यों मान रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2019 के दरमियान बालाकोट की घटना हुई और जो 2019 का चुनाव है वो बालाकोट के इर्द गिर्द सिमटा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कुल मिलाकर बालाकोट और जो कई जो सीआरपीएफ के कैंप में हमला हुआ था, उन जवानों के, शहीद जवानों के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था। और कांग्रेस ने कहा कि वही उसी तरीके का कुछ माहौल संसद से सड़क तक बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। संसद में अमित शाह ने किस तरीके से नेहरू और कश्मीर पर अपनी बात रखी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। सब जानते हैं जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए मारे। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे, मैं नाम देना नहीं चाहता, और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो
मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 300 से, कहां हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में यह हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हाल। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करे। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। बहुत सारी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसके जरिए सीटों में परिवर्तन करके कुछ जो नॉमिनेटेड सीटें हैं उनको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा अमित शाह ने की। एक तरीके से पुनर्गठन किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा का और पाक अधिकृत कश्मीर से भी जो वहाँ से विस्थापित लोग हैं उनको भी एक नॉमिनेशन होगा। 2 सीटें जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसमें कश्मीरी पंडितों को लिए की गई। ये बड़ा ऐलान है और बड़ा प्रयास के रूप में इसे देखा जा रहा है। बीजेपी भी इसको एक बड़े प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अमित शाह ने सदन में ये बातें कही।
प्रमोद तिवारी और फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पूरे नेहरू वाले विवाद पर क्या कहा वो जरा सुन लिया जाए। यूएन में मामला लेके गए और कश्मीर में जो हालात पैदा हुए, देखिए आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए वो बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है, गलत तथ्यों को रखना। आपके पास क्या सेना थी उस समय, कितनी सेना थी, एक दिन में किस तरह वो मुकाबला करते थे, कितने टैंक थे, कितने हवाई जहाज थे, युद्धक। 3 दिन तो छोड़िए, परिस्थितियां रही होती तो जरूर हुआ होता। कुछ स्थिति ऐसी थी कि ये नहीं हो सकता था। और आज बोलने को आप बोल जाइए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जवाब देने के लिए नहीं। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आज़ाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास न होता। कांग्रेस नेहरू का बचाव कर रही हो, कह रही कि भाई ऐसी स्थितियां नहीं रही होंगी, हमारे पास फोर्स क्या थी, युद्धक विमान कितने थे, टैंक कितनी थी। आज ये बातें करना एक अलग बात है, लेकिन उस दौर में उस वक्त क्या ये संभव था? अगर ऐसा संभव रहा होगा तो जरूर करते। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सभी को पता था, लॉर्ड माउंटबेटन और सारे लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी, और पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए पहले यहाँ फोर्सेस भेजी गई। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि पीओके ने आकार लिया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के बिल को लेकर नेहरू की गलती एक बार फिर क्यों याद दिलाई गई, इसके अपने राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, जो कि लगातार बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी गलतियां हैं, और जब भी कोई बात होती है तो वो नेहरू को जरूर टारगेट करते हैं। मंथन में हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हरीश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गिरिधर शर्मा जी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रोहतास सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से तमजीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं तमजीद साहब के पास जाऊंगा। तमजीद अहमद जी, आज आपने सुना ही होगा, चूँकि पूरे दिन से यही चल रहा है कि नेहरू की गलती, नेहरू की वजह से पीओके बना, और नेहरू का ब्लंडर। अमित शाह ने सदन में कहा कि नेहरू ने जो ब्लंडर किया उसकी वजह से हम ये भोग रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये जो आतंकवाद, पाक अधिकृत कश्मीर, और अगर वो यूएन में मसला नहीं ले जाते तो कैसे ये स्थितियां नहीं होती। तो आज एक बार फिर नेहरू पर निशाना साधा है बीजेपी ने, और वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेजी प्रमाण हैं, बाकायदे जो पत्राचार हुआ है, नेहरू ने जो पत्राचार किया है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। तमजीद साहब। नमस्कार आपको और सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ये कोई नई बात नहीं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की आदतों में शुमार हो गया है कि जब भी फंसती है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से किसी मुद्दे पे, तो वो नेहरू जी को ले आएगी और फिर पूरे गांधी परिवार को लेके आती है और हमेशा गलतियां दोहराने का काम करती है। आज आप 10 साल से सत्ता में है,
10 साल में सत्ता में रहने के बाद आज आपको जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को, देश की जनता को, कि जिस तरीके के जम्मू कश्मीर के लेके आप लोगों के जो भी बिल लेके आए और जो भी प्रयत्न था, आज सब कुछ असफल दिख रहा है। तो आप नेहरू जी को लेके चले जाते हो, आपके पास सत्ता है, पिछले 10 साल से आप सत्ता में है, आप कीजिए ना। आपको कौन रोक के रखा हुआ है कि आपको किसी ने रोक के रखा है? लेकिन दुर्भाग्य, मुझे लगता है कि तंजीद साहब की आवाज़ में कोई व्यवधान है, आवाज़ पहुंच नहीं रही है हम तक। मैं हरीश जी की तरफ रुख करूंगा, चूंकि ओपनिंग कमेंट तमजीद अहमद साहब का आ गया है। हरीश जी, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भाई जब डिलीवरी देने की बात आती है कि जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया, क्या कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन वहाँ हो गया, क्या सारे हालात सुधर गए, जब इन पर सवाल लोग पूछते हैं तो आप नेहरू आपको याद आ जाते हैं, आप कहते हैं नेहरू की गलती क्या थी। हरीश जी। देखिए, दो चीजें हैं चौहान साहब जी, कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं उसको कोई कहे न कहे देश की जनता कहती, और ये अभी मैं प्रमोद तिवारी जी को सुन रहा था, उनकी बाइट सुन रहा था, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने गलत कोट किया। भारतीय जनता पार्टी गाली नहीं दे रही, लेकिन जो गलतियां हुई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सिरमौर हैं, लेकिन आपसे अगर गलतियां हुई और पूरा उसको देश को भोगना पड़े तो ये बात तो लोग कहेंगे। कोई भी राष्ट्र नायक रहा हो, उस समय अगर उससे कोई गलती हुई जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा तो बिल्कुल लोग कहेंगे। ये क्या, ये गलत है क्या कि 46,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित के परिवार वहां से विस्थापित होने पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी उनको, उनके अपने मकान, जमीन, जायदाद, बिजनेस सब छोड़ के भागना पड़ा। ये हालत कश्मीर में पैदा की गई। आज जो लोग आलोचना करते हैं भाजपा की, उनको जरा सच्चाई के दामन में अपने को देखें। और दुर्गेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कहता हूं कि आप एक बार जम्मू कश्मीर विजिट करिए जी। लोगों से बात होती है और लोग कहते हैं कि जो काम हो रहा है आप जाके देखिए। बाहर से बैठ करके और ये खाली जो विपक्षी दल के लोग जिस तरह की बात करते हैं उस तरह का आप कहिए कि साहब हालत नहीं बदली, ये कहना गलत है। जिन लोगों को वोटिंग राइट तक नहीं थे, अगर उनको वोटिंग राइट मिल रहा है, जो लोग इतने वर्षों से वहां निवास कर रहे थे, वो सेकेंडरी सिटीजन की तरह रह रहे थे, उनको अगर आज सिटीजन राइट मिले हैं तो आप उनके दिल से पूछिए ना। ये कहना तो आसान है। और पंडित नेहरू, यूएनओ कौन ले गया मामले, पीओके, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बात कहना कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा साहब आप पैदा भी नहीं हुए थे, अरे भाई देश में बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, उस जमाने के लोग भी अभी हैं जो हालात को बयां करते हैं। तो जो गलतियां हुई हैं, अगर हरीश जी, अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि पुंछ और राजौरी अगर की तरफ से जो फौजें हैं मूवमेंट नहीं होती तो शायद ये आपके हाथ में नहीं होता, ये पाक अगर अधिकृत हो जाता, आप अगर उसके चक्कर में पड़ते। सीज फायर 3 दिन पहले क्यों लागू कर दी, 4 दिन पहले क्यों लागू कर दी? अब ये जवाब तो कांग्रेस के साथी देंगे, चूंकि तो अब उसके बाद कहेंगे कि साहब वो जो है राजौरी बचा लिया उसकी वजह से आपने क्यों सीज फायर कर दी? तमजीद साहब, हरीश जी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। पीओके के लोग आज आवाज उठाते हैं, लगातार आवाज पीओके से आ रही है। वहां के मौलाना लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि साहब हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते, हम तो आज वो देख रहे हैं ना हालत, तो शामिल करिए हरीश जी, शामिल करिए ना उनको शामिल करिए। जब मौलाना भी हाथ उठा रहे हैं तो शामिल करिए। वो भी वक्त आएगा तो होगा। पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल करिए भाई। लेकिन मुझे जो लोग इस तरह की बात कहते हैं जी, वो पहले सच्चाई के आईने में अपनी तस्वीर देखें ना जी। सच्चाई के आईने में अगर तस्वीर देखेंगे
और वहां जो सच लोग बयान कर रहे हैं, क्या दुर्गति हुई उन परिवारों का हाल देखिए ना। निश्चित किसी तौर को पर अपना निश्चित तौर पर हरीश जी कोई ये कह नहीं सकता कि उनकी दुर्गति नहीं हुई, महादुर्गति हुई। आप तो दुर्गति कह रहे हैं, मैं महादुर्गति कह रहा हूं। 47,631 परिवार गृह मंत्री ने कोट किया है लोकसभा में। ये दर दर की ठोकरें खा खा के पता नहीं कहां कहां देश के कोने कोने में चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ है वो सिर्फ सरकारों के नाकारापन और उनको प्रोटेक्शन ना देने के कारण वो वहां से गए। तो इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है ना कि उस वक्त की सरकारें इतनी नाकारा थी कि अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आतंकवाद और जो भी वहां का जो चीजें फैक्टर इसके जिम्मेदार हैं वो सरकारों पर हावी हो गए थे। ये अपने आप में बात तो सही है। एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद ये मंथन जारी रहेगा। ब्रेक से पहले हरीश जी ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर रोशनी डाली, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और जो तथ्य हैं वो तो वाकई ऐसे तथ्य हैं कि उनको कोई झुठला सकता नहीं है। और जो माहौल बदला है कश्मीर में, मुझे लगता है कांग्रेस के लोग इधर बहुत दिनों से गए नहीं कश्मीर। तमजीद साहब, हरीश जी कह रहे हैं कि भाई कश्मीर घूम आइए, और वो हमें भी न्योता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कश्मीर घूम कर आइए और देखिए हालचाल। और जो ऐतिहासिक भूल हुई है तो नेहरू को कहा जाएगा ना। मान लो आज के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई ऐतिहासिक भूल करें तो आने वाले वक्त में वो भूल उन्हें याद दिलाई जाएगी ना। उसी तरीके से वो नेहरू को गृह मंत्री जी दिला रहे हैं कि भाई उन्होंने ब्लंडर किया। आप लोग मूल विषय पर बात करने के बजाय नेहरू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तमजीद साहब, तमजीद अहमद, मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, कुछ इंटरनेट में कुछ व्यवधान है। मैं अन्य मेहमानों को चर्चा में शामिल करता हूं। रोहतास सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली से जुड़े हैं। रोहतास जी, आपके पास आ रहा हूं। ये कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर उनके बड़े नेता सदन में, सड़क में, हर जगह जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं। आज गृह मंत्री ने ऐतिहासिक तथ्यों को रखते हुए कहा कि ब्लंडर किया उन्होंने, जिसकी वजह से आज हमने एक पाक अधिकृत कश्मीर क्रिएट कर लिया। अगर वो 3 दिन भारतीय सेनाओं का जो युद्ध विराम नहीं होता तो ये जी का जंजाल होता ही नहीं जो हम इसको झेल रहे हैं। हमारी छाती पर जो आतंकवाद मूंग दल रहा है, अब हालांकि काफ़ी कुछ कम भी हो गया है, वो नहीं होता। रोहतास जी, रोहतास जी भी मुझे लगता है उनके में बात कीजिएगा। मेरे को अब आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको भी? हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी जी, देखिए मैं काफी देर से सुन रहा था, जो आपका सवाल भी मुझे बोलो अब उसका मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अब अगर कुछ लोगों ने मुखबिरी न की होती, देश से गद्दारी न की होती, हो सकता है आजादी पहले मिल गई होती, ये स्थिति पैदा होना होती कि देश के 2 बंटवारे भी होते। तो स्थिति परिस्थितियों को समझ नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। उस समय किस तरह का देश का माहौल था, किस 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 परेशानी से देश गुजर रहा था, उसके बावजूद हमारी सेनाएं लड़ी और जिस तरीके से देश को और कश्मीर की संप्रभुता को बचाने का काम किया, उसकी तारीफ करने के बजाय ये जवाहरलाल नेहरू जी पे सवाल उठा देते। और फिर 10 साल से आप सत्ता में कश्मीर विस्थापितों के लिए आपने क्या किया? आप सिर्फ आज भी रो के भावनात्मक मुद्दों को उठा के आप वोट लेना चाह रहे हैं। आपने नहीं, वो कह रहे हैं कि आप कश्मीर घूम कर आइए। तमजीद साहब, बहुत कुछ बदल गया है, हवा बदल गई है, मिजाज बदल गया है। देखिए ये ऐसे बातों को मैं घूमने चला जाऊं, मेरे घूमने जाने से क्या कश्मीर विस्थापित जो हो है, कश्मीरी पंडितों को जो वहां से निकाला गया था, जिन परिस्थितियों में वहां से जाना पड़ गया छोड़ के, वो क्या विस्थापित हो जाएंगे हमारे घूमने जाने? नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस उनका पुनर्स्थापना होगी। और जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए वहां की विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित कर दी, उनका मनोनयन होगा। 1 सीट बड़ी जो पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए की गई है। तो ये पहल तो बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये काम आप भी कर सकते थे, आपकी सरकारें कर सकती थी। दुर्गेश जी, मेरी बात सुनिए, 2014 से ये पहल कर रहे हैं और आज 10 साल बाद भी 2024 के चुनाव के बाद जाने से पहले फिर पहल करने लगे।
तो कश्मीर इनके लिए ना तो भावनात्मक मुद्दा है, ना तो इनको इससे कुछ लेना देना है। बस कश्मीर को ये वोट के लिए उन्होंने जब भी चुनाव आता है उससे पहले ये भावनात्मक मुद्दे लेके आते हैं। आज इनको जवाब देना चाहिए, आज इनको सवाल नहीं पूछना चाहिए, आज इनको जवाब देना चाहिए कि 2014 से लेकर 24 तक किसने कश्मीरी पंडितों को उन्होंने विस्थापित करवाया। ठीक है, मैं पूछता हूं हरीश जी से, पंडित आके जनता मैं पूछता दल का धरना कर रहे हूं, हैं। तमजीद साहब रोक रहा हूं आपको, मैं हरीश जी से पूछता हूं, हरीश जी जवाब दे दीजिए इनका। और यहाँ जाके सवाल कांग्रेस को उठा रहे हैं। तमजीद साहब, मिला के इनसे सवाल ना पूछा जाए। तमजीद अहमद साहब, अब मैं हरीश जी से जवाब ले रहा हूं। हरीश जी जवाब दीजिए, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पुनर्स्थापित किया, कोई आंकड़ा हो तो। गृह मंत्री जी ने जो वहां से अनुपम खेर जी तक को स्थापित नहीं कर पाए, कश्मीर छोड़कर गए, जिन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया गया, उनकी संख्या 46,631 परिवार गृह मंत्री जी ने बताए। अब वो परिवार जो पुनर्स्थापना हो गई उसका आंकड़ा आप दे दीजिए हरीश जी। देखिए दुर्गेश जी, तमजीद अहमद साहब जो है, जो उसका भी जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने अपने आज के संबोधन में दिया है कि किस तरह से उनकी संपत्तियां, जिन लोगों की जबरिया कब्जा कर लिया गया था, जिनको पूरी तरह से तहस नहस करके विस्थापित किया गया था, उनकी सरकार एक एक करके संपत्तियां वापस कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे, पहले तो था कि लोगों का विश्वास भरोसा कायम करना, वहां सुरक्षा का माहौल बनाना, और सुरक्षा का माहौल बनाने के बाद लोगों में भरोसा पैदा हो कि वो वहां रह सकते हैं, वो पुनः अपने बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। ये सरकार ने किया। और आप 10 साल बाद आज ये शंका बताने की स्थिति में नहीं है। आप देख लीजिए कि क्या इन्होंने कश्मीर के साथ किया है। नहीं, 10 साल बाद भी आज ये संख्या बताने की स्थिति में नहीं है। आज भी वो वही रटे रटाए भाषण दे रहे थे जो 2019 में दे रहे थे। आप आलोचना कर 2019 में भी आप यही बात कर रहे थे कि पहले माहौल बना रहे हैं। तमजीद साहब, समय लगता है भाई, इतना बड़ा इशू, समय भी कुछ दोगे ना। और दूसरा मसला ये है कि वो हरीश जी कह रहे हैं कि भाई संपत्तियां वापस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का घर बार चला गया और उसके बाद उसको वापस मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी सरकार का ये अच्छा प्रयास नहीं कह सकते आप इसे। बहुत ही टारगेटेड था कि कितने लोग वापस गए, जवाब दे ही नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता होगा क्योंकि आपने कभी आवाज नहीं। दुर्गेश जी नंबर पूछ लीजिए, आपका सवाल था कितने लोग गए, जवाब दीजिए आप। आज जो लोग वो सकल हरीश जी वो नंबर पूछ रहे हैं, नंबर कि अपने घर पे जाके रह सकते हैं, बता ही नहीं पाएंगे। ये वही रटा रटाया जवाब देंगे जिनको ट्रेन करके भेजा गया है, वही रटा रटाया जवाब देंगे। नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हरीश जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं। हरीश जी बहुत जिम्मेदार नेता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो नंबर बताइए ना हरीश जी नंबर बताइए ना, कितने लोगों को विस्थापित कराया भाई आपकी सरकार ने। आप जाइए गिनिए वहां, अब हजारों की संख्या में आप जाइए कश्मीर गिन लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। मैं गिरधर शर्मा को, हरीश जी और तमजीद साहब, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। गिरधर शर्मा को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। शर्मा जी, आप तो देखते रहते हैं दिल्ली की जानिब से और पूरा देश को आप देखते रहते हैं। हरीश जी मैं आऊंगा आपके पास, हरीश जी मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं गिरधर शर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं। गिरधर जी, ये मुद्दा जो उठाया एक तरीके से एक बार फिर से भाजपा के निशाने पर नेहरू हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी कुनीतियां हैं भाजपा के मुताबिक, और वो उन्होंने कहा ऐतिहासिक फैक्ट है। ये एक पॉलिटिकल मूव है या ऐतिहासिक भूल याद दिलाने का सच्चे मन से प्रयास है? इसे किस तरह देखते हैं आप, गिरधर शर्मा? देखिए जब भी जम्मू कश्मीर की बात होगी तो जो हमारा भूगोल बदला है उसमें इतिहास पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास और भूगोल दोनों जुड़े हुए हैं जी। अगर इतिहास के कारण हमारा भूगोल बदला है, हमारा कुछ क्षेत्र कट गया है या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है, तो उसके लिए तो चर्चा तो होगी ही, विषय तो आएगा वो। और ये भी विषय आएगा कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ। जो क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर की बात होगी, चाहे चुनाव से संबंधित बात हो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आप अधिनियम संशोधन जो अब आ रहा है जो चुनाव के लिए, और मुझे लगता है कि शायद सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव की ओर जा रही है। जी जी। तो इस कारण जो भी विषय होंगे वो पुराने इतिहास और भूगोल तो आएगा ही, ये तो चर्चा में आएगा, चर्चा का विषय में आएगा। लेकिन मैं कांग्रेस की इस बात से भी सहमत हूं कि भाई 10 साल हो गए सरकार को, आखिर अब वो विषय तो जब भी संसद में चर्चा होगी वो विषय तो आना जरूरी है। लेकिन सरकार अब काफी वर्ष हो गए, 10 साल, तो इसमें क्या क्या वहां डेवलपमेंट हुए हैं। और जो जैसा कि आपने बताया कि आप जाइए वहां पर और देखिए, वास्तव में वहां मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, 2-2 एम्स बन गए हैं, और क्रिकेट ग्राउंड वहां पर बढ़िया बढ़िया बन गए हैं। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हुए हैं।
और पर्यटन बहुत बढ़ा है, पर्यटन भी बहुत बढ़ा है। मेरे अभी रिश्तेदार गए थे, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा पर्यटन सुविधा वहां पर बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ तरीके से बिना किसी टेंशन के हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब इन चर्चाओं को बंद करके कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए मैं एक शेर जरूर कहना चाहता हूं कि अब अंधेरे में भी सूरज बदलना चाहिए, अब अंधेरे में भी सूरज बदलना चाहिए, अब यहां भी अब मौसम बदलना चाहिए। अब चुनाव का माहौल वहां पर होने वाला है। हाँ, तो मौसम बदल रहा है ना हरीश जी, चुनाव का माहौल आ रहा है, मौसम बदल रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही हो तो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, निश्चित रूप से सबकी, सभी नागरिकों के लिए, सबके लिए लोकतंत्र का उत्सव है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात कही कि जो काम हो रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और लोगों में विश्वास जग रहा है। जिस कश्मीर में लोग जाने से डरते थे, आज वहां फिर कश्मीर के लोगों के लिए पर्यटन उनकी जीवन रेखा है। वहां पर्यटन उद्योग ही पर्यटन है जी, बिल्कुल। दुनिया से लोग आते थे, पूरे भारत से जाते थे लोग पर्यटन करने, वही उनकी रोजी रोजगार है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी हरीश जी, आपके जमाने में, हमारे जमाने में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी, ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी। युवा जो प्रतिभाएं फिर शुरू हो गई है, आज युवा प्रतिभाएं वहां की सिविल सर्विस में आ रही हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में आ रही हैं। ये तंजीब साहब कुछ दिखा रहे हैं, तमजीद अहमद कुछ दिखा रहे हैं, तो ये इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा जो सरकार के काम की आलोचना करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं राघवेंद्र राजू को चर्चा में शामिल करता हूं। तमजीद साहब वो क्या दिखा रहे हैं जरा बता दीजिए, तो मैं हरीश जी को ब्रीफ कर दूं क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। अनम्यूट करिए। अब मुझे लगता है दिखाने के चक्कर में आपने फोन ही म्यूट कर लिया अपना। जी जी जी, दुर्गेश जी मैं ये दिखलाने की कोशिश कर रहा था, इनको आईना में दिखलाने की कोशिश कर रहा था, आईना। अरे ये तो कह रहे आप आईना की जरूरत ही नहीं, आप कश्मीर में जाओ दिख जाएगा, आईना दिखाने की जरूरत ही नहीं। दुर्गेश जी मेरी बात सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। जी बोलिए। रिपोर्टर भी कवर करने गए थे, इतनी बड़ी खबर थी कि कश्मीरी पंडित रिसेटलमेंट के लिए जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे। ये है इनकी सरकार का आईना, ये आईना में दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन तक करना पड़ गया कश्मीरी पंडितों को। ये बात कर रहे हैं कश्मीर और कश्मीरी। अरे हो सकता है कहीं छिटमुट लोग कुछ चले गए हो, लेकिन नट सेल में तो काम हुआ ही है। ये कांग्रेस सरकार के टाइम की बात कर रहे होंगे तमजीद अहमद साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तब बात कर रहे होंगे। आज तो सरकार बुला रही है। लीजिए तमजीद साहब, वो कह रहे हैं ये पुराना लेकर आए हो, अपनी सरकार का, अपनी सरकार के जमाने का लेकर आए हो, ये वाला नहीं है, मोदी की सरकार का नहीं है, ये यूपीए वाला है। तभी जंतर मंतर पे प्राय बैठे रहते थे वहां के विस्थापित कश्मीरी। ठीक है, अब कहीं नहीं उनको जंतर मंतर पे विस्थापित कश्मीरी दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं हरीश जी लौटूंगा आपके पास, राघवेंद्र राजू को चर्चा में शामिल करता हूं। राघवेंद्र राजू, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। नेहरू ने सब मटियामेट कर दिया, सहमत हूं, गृह मंत्री जी ने कहा, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में उन्होंने रखा, सहमत हूं, लेकिन क्या यह संभव होता है क्या कि नरेंद्र मोदी कोई अकेले कोई फैसला कर लें, कैबिनेट को विश्वास में ना लें, गृह मंत्री जी को ना पता हो, रक्षा मंत्री जी को ना पता हो, शिक्षा मंत्री जी को ना पता हो, विदेश मंत्री जी को ना पता हो, अगर कोई राष्ट्र का वो फैसला करते हैं तो क्या नेहरू ने पटेल से नहीं पूछा होगा? तो क्या जितने जितने जिम्मेदार नेहरू हैं, क्या पटेल नहीं थे? क्या बाकी लोग नहीं थे क्या? राघवेंद्र राजू। दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर है कि 1947 में जो स्थितियां रही, 1947 की ये बात ठीक है कि लड़ाई में करीब करीब 31,789 परिवार विस्थापित वहां से हट चले गए थे किसी तरीके से पॉक में। महाराजा हरि सिंह जी जो नहीं चाहते थे उस समय, तमाम जो नीतियां थी वो थी, उनको भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन ये निश्चित तौर पर है जो बात आप कह रहे हैं कि 46,631 परिवार, लगभग 1,57,967 लोग जम्मू कश्मीर से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के विस्थापित हुए। तो ये बात तो ठीक है कि 5 अगस्त सन 2019 को और 6 अगस्त को जो कमेंटमेंट आया 370 हटाने का जो लाया गया, पहले लोग कहते थे नहीं साहब जम्मू में अगर धारा 370 हटेगी, 35 से हटेगी तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर ये आप देख रहे होंगे कि पहले लोगों को पैसा दिया जाता था, जम्मू के लिए एक अलग स्पेशल पैकेज बना रहता था
और वहां पर लोग डिल्ले मारते थे। आपने जो स्थितियां आज देखी है, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि वहां पर क्या है, 880 फ्लैट वहां पर बनकर के तैयार हो चुके हैं। जो अनुपम खेर की आप बात कर रहे हैं, विस्थापितों को देने के लिए 880 फ्लैट तैयार है। आज जम्मू से कटरा तक के लिए रेलवे लाइन, और आप जो देख रहे हैं माता वैष्णो देवी जो श्री साइन बोर्ड बना, पहले वो महाराजा हरि सिंह जी की संपत्ति थी। रघुनाथ मंदिर महाराजा हरि सिंह की संपत्ति थी। तो जो भी हुआ कि आपने संपत्ति तो लिया, लेकिन उन महाराजा हरि सिंह को न्याय क्या दिया? आज महाराजा हरि सिंह के वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया। ये बहुत समय से तमाम देश के डोगरा समाज, राजपूताना समाज, देश के तमाम संगठन मांग करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज अगर सरकार की पहल में, चाहे सरकार कोई भी अच्छा काम करे, हमारे तमाम मित्र वहां जम्मू कश्मीर में शक्तिराज सिंह जी कई विभागों के मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, गोविंद कुमार गुप्ता जी वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और माननीय हमारे जो है तमाम रणवीर सिंह जी हमारे बीच नहीं, एनसीपी के वहां अध्यक्ष भी थे और लेबर मंत्री थे। उस समय की स्थितियों में और आज की स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। आज आप निर्भीकता से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर और तमाम जगह जा सकते हैं, वहां संभावनाएं बढ़ी हैं, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, ये बात तो निश्चित तौर पर है। अब रही बात वोट की राजनीति की, तो अब जो सीमाएं बढ़ रही हैं, आज जो स्थितियां, आज जो अमेंडमेंट बिल लाया गया उसमें आरक्षण पिछड़ों को देने की बात है। आज उसमें आरक्षण में हो सकता है कुछ सीटों को भी आरक्षण मिल जाए, और इसके साथ साथ दुर्गेंद्र जी वहां पर जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉक्स सीमा के पास जो लोग रह रहे हैं, उनको स्पेशल आरक्षण की श्रेणी में उनके लिए भी विधानसभा में सीटें मनोनयन की व्यवस्था की है सरकार ने। 24 सीटें और 24 सीटें इसके साथ कुछ लोगों को नामित करने का काम उपराज्यपाल करेंगे। ये तमाम बातें जो मैं समझता हूं कि जो 2 अमेंडमेंट बिल हैं अलग अलग, उनमें 2 अलग अलग बातें हैं। मैं आ रहा हूं शर्मा जी, आ रहा हूं। का क्षेत्र है पठानकोट से लेकर के जो दुर्गेंद्र जी स्थान है, कठुआ का, सामा का, डोडा का, उधमपुर का, यहाँ पर एक एक सीट बढ़ रही है। और जो कश्मीर में भी है किश्तवाड़ में, वहां 5 सीटें, वहां पर भी 1 सीट बढ़ाए जाने का प्रावधान है। तो अब ये बात ठीक है कि नहीं राघवेंद्र जी, इन सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि कश्मीरी पंडितों को भी नुमाइंदगी मनोनयन के जरिए विधानसभा के अंदर दी जा रही। पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित हुए हैं वहां से, उनको भी नुमाइंदगी दी जा रही, ये बड़ी बात है। नहीं दुर्गेंद्र जी, इसके बाद अमेंडमेंट बिल में जो भी हो, हम तो कह रहे सदन में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि जिन 1,57,967 लोगों को घर छोड़ करके जाना पड़ा और देश में कहीं बसना पड़ा, महाराजा हरि सिंह जी भी जाकर के बंबई में बसे थे, उनकी सारी संपत्तियों को भी सरकार वापस कराए, जैसे योगी जी यहाँ चलवा रहे हैं। नहीं, हरीश जी कह रहे हैं कि संपत्तियां वापस हो रही हैं। अब महाराजा की होती है कि नहीं होती है, लेकिन बाकी आम लोगों की हो रही हैं। नहीं, राजा साहब को मिलनी चाहिए। हरीश जी से सिफारिश करिए, कुछ वापस कराएंगे ये, महाराजा की आधी अधूरी भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा। जी, कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसा, जैसे उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम स्कूल, एम्स और तमाम अस्पताल जो बन रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर है कि सरकार ने अगर कोई नीतिगत पहल की है तो वहां पर लोगों को मैं सहमत हूं, इस बात से मैं सहमत हूं कि वास्तव में केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, केवल निंदा करने के लिए निंदा नहीं होनी चाहिए, केवल विरोध करने के लिए मोदी का विरोध नहीं होना चाहिए, अमित शाह का विरोध नहीं होना चाहिए, भाजपा की सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। गुण दोष के आधार पर चाहे सरकार जिसकी हो, व्यक्ति की बजाय व्यवस्था को देखना चाहिए। अगर व्यवस्था अच्छी है एक्स की तो बहुत अच्छी बात है, वाई की खराब है उसकी आलोचना करिए। मुझे लगता है कि विपक्ष और मीडिया दोनों की भूमिका होनी चाहिए। मैं गिरिधर जी के पास जाऊंगा। गिरिधर जी, अगर विकास हो रहा है अच्छी बात है, सारी चीजें अगर आगे बढ़ रही अच्छी बात है, लेकिन हरीश जी इस बात से मतलब पूरी तरीके से इस बात को वो कह रहे हैं कि भाई जो ऐतिहासिक भूल है उसको भी याद दिलाया जाएगा। अगर चीजें ऐतिहासिक भूल हुई है तो उनको याद दिलाने में दिक्कत क्या है? गिरधर जी, शुरू में कहा था कि अगर भूगोल हमारा बदला है तो इतिहास तो याद क्यों बदला है, उसका इतिहास तो सामने आएगा ही। पर मैं जो बात कहना चाह रहा था, एक बात और साथ में जोड़ना चाह रहा था कि जो तंजीम भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो कहते प्रदर्शन किया वहां पर कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली में। ये मैं देखो उस बात को, दर्द को समझते हुए आपने वो बात कही थी कि 2 सीटें जो आरक्षित की है वो बहुत बड़ी बात है। जो उनको जिसको भी नॉमिनेट करेंगे एलजी, वहां के एलजी
ये वहां पर जो है गवर्नर जो भी होंगे चुनाव के बाद, जो उसको नॉमिनेट करेंगे, वो 2 सीटें वो अपने लिए तो लड़ेंगे, क्योंकि वो जो सीट है विस्थापितों की, कश्मीरी पंडितों के लिए जो एक महिला और एक पुरुष के लिए आरक्षित की गई है, उनका क्या काम होगा? वो इसी बात को तो उठाएंगे कि कश्मीरी पंडितों को कैसे बसाया जाए। उनका जब जिस सीट से वो आरक्षित हो रहे हैं तो उनका काम ही यही होगा। दूसरा, आज मैं अमित शाह की एक बात से बड़ा खुश हुआ, एक बात से, मतलब ऐसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 24 सीटें हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आरक्षित करके रख दी। मतलब उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया है कि हम कभी भी उसको अपने तरफ मिलाएंगे। और ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है देश के लिए, क्योंकि उससे पहली वाली संसद में, अगर आपको याद, उन्होंने कहा था मर जाऊंगा पर पीओके का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको याद हो, उन्होंने बहुत याद है, भली भांति याद है, उस दिशा में वो बढ़ भी रहे हैं, गृह मंत्री उस दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो रिजर्व करी है, भले ही अभी वो हमारे पास नहीं है, मैं आ रहा हूं, हरीश जी आ रहा हूं आपके पास जी। बहुत बड़ी बात उन्होंने ये बड़े एक टेक्निकली ढंग से उन्होंने कही है कि भाई हमने 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर दी है। पीओके के लिए जो हमारे पे जब मर्ज होगा तो वो 24 सीटें वहां पर हम विधानसभा में उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने रिजर्व करके पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है, और भारत का भी बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे संदेश हैं भारत के राजनीतिक दलों के लिए, पाकिस्तान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। उनके इस वक्तव्य में बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं। बहुत पते की बात आपने पकड़ी गिरधर जी। मैं हरीश जी के पास जाऊंगा, हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए हरीश जी। मैंने वो तंजीम अहमद साहब की बात के पे मैं कह रहा हूं कि भाई माननीय गृह मंत्री जी ने तो अपने उद्बोधन में पार्लियामेंट में ही कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से वहां लोगों की जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनकी संपत्तियां हम वापस कर रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू की जो गलतियां थी जिसके कारण पीओके का विवाद आज भी बना हुआ है, नहीं वो भी अभिन्न हिस्सा होता भारत का, और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, जो हालत पैदा हुई, उसमें आखिर कांग्रेस पार्टी अपने नाकामियों से कहां बच सकती है जी। और तीसरी बात, क्या ये मुल्क में पूरे देश की जनता या कांग्रेस पार्टी इसकी चर्चा नहीं करती कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने बांग्लादेश को आजादी दी? जिसके खाते में जो उपलब्धि होती है वो क्या उसकी चर्चा नहीं करता? कांग्रेस पार्टी क्या इसकी चर्चा नहीं करती है? देश इसकी चर्चा नहीं करता? तो ये बात कहना कि साहब तो नेहरू को गाली दी जा रही, ये बात गलत है। लेकिन जो ऐतिहासिक भूलें हुई हैं जिसका कारण बहुत लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा, और एक लंबे कालखंड तक लोगों को इंतजार करना पड़ा कि हम कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा के रूप में माना जाए पूरी दुनिया में। तो ये बात अगर कांग्रेस के लोगों को उनको तो विनम्रता पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए जी कि हाँ हमारे कार्यकाल में गलतियां हुई। जब हम उपलब्धि की अपनी बात कहते हैं तो अगर कहीं कोई नाकामी हुई है तो उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए। इतनी ही बात मुझे कहनी। जी 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 राघवेंद्र जी, हरीश जी बिल्कुल बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कराया, पाकिस्तान को करारी चोट दी, लौह महिला वो कहलाई, तो ये बात प्रसारित और प्रचारित है ना। और अगर कोई ना करे, मान लो बीजेपी के लोग इसकी चर्चा ना करें, देश करता है इसकी चर्चा, तो नेहरू की ऐतिहासिक गलती का जिक्र फिर क्यों नहीं होगा? राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए। राघवेंद्र जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। भारत का कई बार विभाजन दुर्गेंद्र जी हुआ जी। और ये बात सही है, काबुल है, कंधार है, अफगानिस्तान है, कहां तक भारत की सीमाएं थी। आज जो लोग बड़े उससे कहते हैं फक्र से, ये निश्चित तौर पर है कि उस समय की जो भी रियासत और सियासत, राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र के बाद 1947 के बाद जो भी स्थितियां रही हैं, मैं समझता हूं कि उस समय जो भी निर्णय लिए गए हैं, लेकिन ये निर्णय जरूर गलत था कि भले ही स्वर्गीय पंडित नेहरू जी के समय में अचानक संघर्ष को रोक दिया गया और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सामने जाकर के एक गुहार लगाई गई, तो ये आज जो गुलाम पाकिस्तान आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई जो महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते, महाराजा हरि सिंह, लेकिन अब क्या स्थितियां रही। लेकिन ये निश्चित तौर पर है
कि आज का जो जम्मू कश्मीर है वो हालात बदल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में तो आपने ऐसा देखा होगा, जम्मू कश्मीर में तमाम जो उग्रवाद था, आज वो उग्रवाद का आपने देखा बालाकोट तक लोग घुस करके मार के आए। तो कहने का आज स्थितियां ये है, ना तो वहां इस तरीके की घटनाएं हो रही। आज जो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, माननीय अमित शाह जी ने, जो मैं अमेंडमेंट में देख रहा था कि भारत के सारे लोग, कोई भी वहां पर जमीन खरीद सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी वहां पर रह सकता है। तो ये सारी चीजें भी इसमें सम्मिलित सही तरीके से अगर हो गई तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा औद्योगिकीकरण होगा और वहां रोजगार के अवसर जब बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर दुर्गेंद्र जी, वहां पर पर्यटन के साथ साथ वहां पर तमाम औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगी। इसके लिए जो आर्थिक पैकेज दिए जाते थे और जो चीजें तमाम उग्रवाद और तमाम अलगाववाद पर रोका जाता था, जिसको लेकर के खुशफहमी बनाई जाती थी, उस खुशफहमी को छोड़ करके आज जम्मू में लोग निर्भीकता से रह सके। और जम्मू के अंतिम उस अटारी तक अगर ये नहीं होता तो आज अभिनंदन को भारत में इस तरीके से छोड़ने पाकिस्तान नहीं आता। ये तमाम चीजें जो हुई हैं, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो तमाम रोज देखते थे कि यहाँ बम विस्फोट हो गया, तमाम देखते थे यहाँ खड़े हैं, आज यहाँ ये घटना हो गई। और ये निश्चित तौर पर है कि ये तमाम बातें इसलिए भी थी कि लोग वहां पर एक धर्म और संस्कृति उनसे जुड़े हुए थे, उनके संस्कार भले ही नहीं थे, ठीक है, उनके मदरसों में, उनके जो स्कूलों में उनको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था पाठशालाओं में, वो राष्ट्रवाद की जो भाषा आज के समय में आई है, सनातन धर्म की जो भाषा आई है, मैं समझता हूं कुछ लोगों को परेशानी उससे है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और हैं, तब के हालात कुछ और थे। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से कश्मीर तक की सड़कें बन रही हैं, आपने देखा होगा, हमें तो कई बार कई कार्यक्रम वहां अपने संगठन के भी आयोजित कर चुके हैं। तो मैंने देखा जिस निर्भीकता से आज देश के तमाम सामाजिक संगठन वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि बहुत समय से पिक्चरें वहां नहीं बनी थी, एक कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी और उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, दुर्गेंद्र जी। तो ये तमाम चीजों का वहां पर लिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, बहुत सारी चीजें अभी और सुधारने की जरूरत है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है हरीश जी से। हरीश जी, पीओके का मुद्दा राजनीतिक है, क्या राजनीतिक फायदा बीजेपी लेना चाहती है इससे? नहीं, देखिए, जो लोग देश की सोचते हैं, जो लोग भारत राष्ट्र की गरिमा महिमा को सोचते हैं, वो इसको बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। जो कश्मीर के बेहतरी के लिए होना चाहिए, वहां की जनता जनार्दन की बेहतरी और कल्याण के लिए होना चाहिए, वो माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, सरकार ने किया है और लगातार कर रही। और जो लोगों का नजरिया केवल वोट की राजनीति करना और एक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के आगे चलना, वो उसको कुछ भी कह सकते हैं। यद्यपि उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी और जो ये है ये सब भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो राष्ट्र का विषय है, जो देश का विषय है, जो देश के मान सम्मान का विषय है, उस पे इस तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जो सकारात्मक निर्णय सरकार करती है उस पे जोरदार समर्थन विपक्ष भी अगर करे तो देश की जनता का विश्वास भरोसा उनके प्रति बढ़े। ठीक बात है, एक बुलंद आवाज दुनिया में जाएगी। गिरधर शर्मा जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, और इसमें मैं सहमत भी हूं कि कांग्रेस ने देखिए बिल को अपोज नहीं किया, सिर्फ 2 जनों का विरोध है और बाकी पूरी संसद ने उसे पास कर दिया। तो विरोध तो कांग्रेस ने, ठीक है, अपने सुझाव दिए, कुछ उनकी गलतियां निकाली, उनके पुरखों को आप कोट करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन जहां तक बिल का सवाल था, देश के हित का सवाल था, कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया बिल का और पूर्ण बहुमत से पास हुआ, सिर्फ 2 का विरोध हुआ। ठीक बात है। अगर कोई किसी के पूर्वजों को, जो राजनीतिक पूर्वज हैं, अगर उसको कहोगे कि वो नकारा थे तो जाहिर सी बात बुरा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। हरीश जी का धन्यवाद, राघवेंद्र राजू जी, गिरधर शर्मा जी, रोहतास जी, तमदीन अहमद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। वास्तव में जम्मू कश्मीर एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है, इसमें कोई शक है नहीं। जम्मू कश्मीर का माहौल, जहां आतंकवाद था, वो माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शांत प्रिय राज्य थे,
लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक शख्स जेल के अंदर बैठकर पूरे देश में, पूरी दुनिया के अन्य देशों में बवाल मचाए हुए है, और वो भारत की जेल में है, पंजाब की जेल में है। सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव सिंह गोगामेडी एक सामाजिक संगठन राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में उन्हें गोलियों से भून डाला गया, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है राजस्थान की नई सरकार के लिए, और जो भी सिस्टम है, तंत्र है, केंद्र सरकार है, कि एक जेल में बैठा एक गैंगस्टर पूरे देश में जहां जब चाहता है वो कर देता है, उसके लोग ऐसा कर देते, दुनिया में भी ऐसा वो कर देता है। सुखदेव गोगामेडी की हत्या को लेकर राजस्थान में एक तरीके से व्यवस्था पंगु जैसी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर आज पूरे देश में जगह जगह राजपूत करणी सेना और तमाम क्षत्रिय संगठनों, राजपूत संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए, और अभी भी सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव, पार्थिव शरीर जयपुर के अस्पताल में इस बात को लेकर रखा हुआ है कि भाई राजस्थान में भी योगी वाला बुलडोजर लाओ, और राजस्थान में भी जिन लोगों ने सुखदेव गोगामेडी की हत्या की है उनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। इस तरीके की मांग को लेकर अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, और ये भी कहा है तमाम जो सामाजिक संगठन है राजस्थान के, देश भर के, कि राजस्थान की सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे अगर वास्तव में जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, अगर उनका अंजाम बुरा नहीं होगा। बड़ी बात है। इस तरह की चीज़ें जो पूरे समाज को हिला कर रख देती है, सिस्टम को हिला कर रख देती है। राजस्थान की सरकार, जो भी नई सरकार आए और जो इस समय सरकार राज्यपाल के रूप में काम कर रही है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे देश में होना चाहिए, और कम से कम इस मामले में और संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।